Hello everyone, welcome back. This is lecture number 2 on digital electronics. लाइट का थोड़ा इश्यू हो रहा होगा, वो थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है तो आई होप एडजस्ट कर लोगे आप। तो पिछले लेक्चर नंबर 1 में अपने ने क्या क्या पढ़ा था। हमने सीआरओ स्टार्ट किया था। सीआरओ में सबसे पहले कैथोड रेस के बारे में पढ़ा। कैथोड रेस क्या होती हैं? ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो एमिट होती हैं कैथोड पे इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब ऐसी ट्यूब जिसमें वैक्यूम क्रिएटेड होता है। ओके, इसके बाद हमने सीआरटी कैथोड रे ट्यूब को स्टार्ट कर दिया था। और कैथोड रे ट्यूब में उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक हीटिंग एलिमेंट, उसके बाद कैथोड, फिर कंट्रोल ग्रिड, उसके बाद एक्सेलरेटिंग एनोड और एट द एंड फोकसिंग अरेंजमेंट पढ़े थे। फोकसिंग अरेंजमेंट दो तरीके के अरेंजमेंट पढ़े थे उसमें। सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, दूसरा मैग्नेटिक फोकसिंग। ओके, और इसके अलावा जो इंटेंसिटी का नॉब होता है सीआरओ में फ्रंट पैनल पे, वो भी देखा था कि वो किस बेसिस पे वर्क करता है। वो कंट्रोल ग्रिड के पोटेंशियल को कंट्रोल करता है। ओके, सो ये तो था लेक्चर नंबर 1 का। अब आगे क्या स्टार्ट करेंगे? अब सीआरटी में नेक्स्ट चीज क्या है? डिफ्लेक्शन प्लेट्स थी। तो डिफ्लेक्शन प्लेट से किस तरीके से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया जाता है कैथोड रेज में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है डिफ्लेक्शन सिस्टम। सो लिखो डिफ्लेक्शन सिस्टम। ओके, अगेन जैसे फोकसिंग अरेंजमेंट में दो तरीके पढ़े थे, एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग और दूसरा था मैग्नेटिक फोकसिंग। अब हम जानते हैं कि वहां पर भी हम क्या कर रहे थे, कैथोड रेज को डिफ्लेक्ट ही तो करवा रहे थे एक, ताकि वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो कि सारी की सारी कैथोड रेज जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं वो सब जाके एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाए और हमें एक फोकस्ड पॉइंट मिले जहाँ पे हम अपनी स्क्रीन प्लेस कर सकें। तो डिफ्लेक्शन सिस्टम में भी हमें डिफ्लेक्शन कराना है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग में हमने क्या यूज किए थे, तो सिलेंड्रिकल एनोड्स यूज करे थे और उससे प्रोड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कुछ रेडियल शेप की थी। और सेम इन मैग्नेटिक फोकसिंग, उसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो सर्कुलर टाइप की थी कुछ। यहाँ पर हम स्ट्रेट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करेंगे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कराने के लिए। वो इसलिए ताकि यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो, मतलब जैसे जैसे पढ़ोगे ना, जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा मैं समझाता जाऊंगा वो सब चीजें भी। तो ये भी दो तरीके से होगा, पहला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन, दूसरा होगा मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। नाम से समझ गए होगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करने वाले हैं, तो वहां पे तो सिलेंड्रिकल एनोड्स यूज किए थे, यहाँ पे सिंपली क्या यूज करेंगे, दो पैरेलल प्लेट्स ले लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 3 डायमेंशंस में। ये इस डायरेक्शन में प्लेट है एक, सिर्फ एक लाइन नहीं है, वायर नहीं है, एक प्लेन है। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेट पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव तरफ मूव करती है। लास्ट लेक्चर में बताया था, कैपेसिटर देखा हो, पढ़ा होगा 12वीं में। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, सो अगेन हियर ऑल्सो electric field lines will be like this, parallel to each other. ओके, और कॉर्नर्स पे थोड़ी सी बंजी टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब इस तरीके की। ओके, सॉरी,
ये इस तरीके का डायग्राम तुमने देखा होगा अगर किताब पढ़ रहे हो कि किताब में तो यही दे रखा है। ठीक है। अब देखो, जब कैथोड रे यहाँ से आएगी, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो कैथोड रे तो सीधी निकल जानी चाहिए थी स्क्रीन पे, यहाँ पे स्क्रीन मान लो। ओके, सीधी चली जानी चाहिए थी बिना किसी डिफ्लेक्शन के, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जब कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम ही तो है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उसका पाथ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम इसमें इतना ज़्यादा भी पोटेंशियल नहीं देते कि वो बेंड होके सीधा पॉजिटिव प्लेट में जाके मिल जाए। हिसाब से दिया जाता है कि वो इतना ज़्यादा भी बेंड ना हो और इतना कम भी बेंड ना हो कि हमें कुछ वे भी नहीं दिखाई दे। तो कुछ इसका पाथ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कम डिफ्लेक्शन होगा। और एक बात और गौर करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर इसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है और उसके आउटसाइड में यहाँ देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करता है ये। ठीक है, ओके। अब एक चीज और देखो, तो ये तो सिंपली डिफ्लेक्शन तो ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा। डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन में बस यही चीज़ है, किस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब लेकिन तुम इसे और अच्छे से समझो। लेट्स सपोज मैंने इसे ग्राउंड पे कर दिया, नीचे वाली प्लेट को, एट जीरो पोटेंशियल। ठीक है, और जो ऊपर वाली प्लेट है, मैं नंबर्स एज्यूम करके चल रहा हूँ, यही एग्जैक्ट नंबर यूज नहीं होते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर इसका पोटेंशियल, ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल मैं वेरी कर रहा हूँ बस। ठीक है, ये एक वायर कनेक्टेड है, इस वायर के थ्रू मैं इसको ऊपर एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल इस वाली प्लेट का पोटेंशियल वेरी करूँगा। ओके, अब देखो, अगर इसका पोटेंशियल अगर ये जीरो ही रखा मैंने तो क्या होगा, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगी नहीं, तो जो ये कैथोड रे वो एकदम सीधी चली जाएगी, सेंटर में स्पॉट बनाएगी। पर अगर इसका पोटेंशियल मैंने इंक्रीज कर दिया +5 पे, इसका नहीं, इसका पोटेंशियल है, ऊपर ही लिख देता हूँ। अगर इसका पोटेंशियल मैंने कर दिया +5, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और तुम जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल के। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको डिवाइड कर दोगे R से तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, और जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। कैसे, हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू QE। ठीक, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होगी और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो जो पहला वाला डिफ्लेक्शन हुआ ये हुआ +5 पे, और अगर मैंने इसे +5 से कर दिया +10 तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे पोटेंशियल को हम इंक्रीज करेंगे, जो डिफ्लेक्शन है उसके वेरिएशन को भी इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, और ये तो हो गए ऊपर के डायरेक्शन की बात। अब सपोज इसका पोटेंशियल मैंने कर दिया -5, ये तो 0 है, तो ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव है। 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। सो अगर ये -5 है तो ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन
उल्टी हो जाएगी अब। और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्लेट पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो जो बीम पाथ ऑफ बीम है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और अगर -10 कर दिया तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्रीन पे वेरिएशन दिखेगा। इसे और अच्छे से समझो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हें ये। मैं अभी केवल वर्टिकल डिफ्लेक्शन की बात करूंगा, ठीक है। मतलब अगर ये स्क्रीन है मेरी तो इसमें केवल वर्टिकल डिफ्लेक्शन की बात करूंगा, मैं अभी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन की कोई बात नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेट्स यूज करी है ताकि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करा सकूं, ठीक। जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होता है वो भी सेम तरीका यूज करेगा, लेकिन उसके लिए जो इनपुट सिग्नल होता है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। वो जब मैं अभी थोड़ी देर में स्वीप जनरेटर, टाइम बेस्ड या फिर टाइम बेस्ड जनरेटर उसे कराऊंगा तब समझ आएगा, ठीक है। तो अभी तुम सपोज करो कि ये तुम्हारा इनपुट सिग्नल है, ओके। दिस इज टाइम एक्सिस, एसी वोल्टेज है, तुमने देखा होगा उसका सिग्नल वही बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ टाइम 0 और ये डायरेक्शन में वोल्टेज उसकी वेरी कर रही है। अब ये स्क्रीन है सीआरओ की, देखी होगी तुमने, कईयों ने, नहीं देखी होगी तो देख लोगे। तो अब देखो इस सिग्नल को क्या किया जाता है, इस प्लेट पे अप्लाई कर दिया जाता है, उसको तो ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका पोटेंशियल 0 है, तो जो डिफ्लेक्शन है, नो डिफ्लेक्शन, जो स्पॉट है वो सेंटर पे बनेगा, ठीक है। अब जब टाइम इंक्रीज हुआ तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, तो जो ये डॉट है ये स्पॉट ऊपर की तरफ जाएगा। मान लो पहले इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो यहाँ तक आया। उसके बाद इस पोजीशन की बात करूँ तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज हुआ पोटेंशियल, तो ये वापस नीचे की तरफ आएगा डॉट, और यहाँ पे वापसी 0, तो वापसी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव, अब जब नेगेटिव में होगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, नीचे की तरफ, तो स्पॉट नीचे की तरफ जाएगा। इस पॉइंट पे वो यहाँ पे होगा, और इस पोजीशन पे वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसका हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, और फिर ऐसे ही वो वापसी जाएगा अपने सेंटर पोजीशन पे। इस तरीके से इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा। तो अगर तुमने किसी भी तरीके का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन नहीं दिया तो सीआरओ की स्क्रीन पे तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। लाइन क्यों दिखाई दी, क्योंकि जो स्पॉट है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से डिफ्रैक्ट कर रहा है ऊपर नीचे, तुम उसे देख नहीं सकते, तो वो तुम्हें ऐसा लाइन शो होता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी डिफ्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है। और जो नो होता है ना, वोल्ट पर डिवीज़न और टाइम पर डिवीज़न, वो मैं तुम्हें स्विच जनरेटर कराने के बाद ही कराता हूँ, सब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो अब इसके बारे में लिख लो। डायग्राम बना लो, बनाना हो तो बना ही लो। अच्छा तो लिखो, we know that straight parallel plates produce, we know that, इसे ऐसे लिखो, we know that electric field lines produced by two straight two parallel plates produced, sorry,
produced between two parallel plates are parallel lines as shown, are parallel lines as shown, which are as shown and which are bulgy at the corners, which are bulgy at the corners. ओके, सेकंड पॉइंट लिखना। अब क्या लिखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे है वो डिफ्लेक्ट होती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जानते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बीम और कैथोड रे डिफ्लेक्ट or bends towards the opposite direction of electric field lines। ठीक है, बेंड होती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जो ये बीम है इसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है। इट ऑल्सो हैव वेरी लार्ज फॉरवर्ड वेलोसिटी। सो net effect of this forward velocity and this bending makes the path to look like as shown in the figure, which is parabolic in between the field lines and straight outside in the electric field। okay, so क्या लिखोगे? so net effect of this forward velocity and bending is that the path of cathode ray becomes parabolic, this path in between the field, okay, becomes parabolic inside the electric field and becomes straight line and becomes straight ठीक रहेगा, straight line कहना ठीक नहीं है, and becomes straight outside it। जैसा तुम देख सकते हो बीच में पैराबोलिक है, उसके बाहर इधर भी और उधर भी स्ट्रेट ही रहेगा पाथ। ठीक है, ओके। एक पॉइंट और छोड़ देना, क्या कि जितना ज़्यादा द अमाउंट ऑफ इट्स डिफ्लेक्शन विल बी मोर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर। ठीक है, द डिफ्लेक्शन मैग्नीट्यूड और द डिफ्लेक्शन विल बी मोर if we increase
the potential will be more will be more in upward direction. Potential will be more in upward direction if we increase the positive potential. If we increase the positive potential, ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा उसका पाथ, उसका डिफ्लेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में ज़्यादा होगा. एंड इट कैन बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स. उसको हम नीचे भी डिफ्लेक्ट करा सकते हैं. कैसे? It can be deflected downwards by reversing its polarity. मैंने क्या किया था, मैंने इसे 0 मान लिया था और पहले इसका पोटेंशियल मैंने पॉजिटिव रखा था. बाद में मैंने क्या किया, उसको नीचे डिफ्लेक्ट कराने के लिए मैंने इसका पोटेंशियल नेगेटिव माना. तो नेगेटिव मानने से क्या होगा, तो जो नेगेटिव के कंपैरिजन में ये वाला जो नीचे वाली प्लेट है वो पॉजिटिव ही तो हो गई. एक जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम, तो ये वाली प्लेट उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव ही तो है. तो मैंने एक तरीके से उसकी पोलैरिटी ही तो रिवर्स करी है. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इट कैन बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड बाय रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी एंड अगेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो. More will be the potential difference, more will be its deflection. Okay, so note down कर लेना. आई होप समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन. अगर कुछ नहीं आया तो कमेंट में नीचे लिख देना, मैं बता दूंगा. ओके, सो अब वो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन करते हैं. लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर दो, जैसे भी. मैं क्लीन कर रहा हूँ इसे. गर्मी में वीडियो बनानी पड़ रही है बिकॉज फैन ऑन करूँगा तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ मिलेगा, इसलिए फैन ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ मैं. गिव मी अ मिनट. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन हो गया. अब मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन. सेकंड लिखना, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन. नाम से पता चल रहा है मैग्नेट का यूज करना है. अब इसमें तुम कोयल भी यूज कर सकते हो, बार मैग्नेट भी यूज कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करने के लिए. इसका डिफ्लेक्शन जस्ट लाइक उसी की तरह है. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही यूज करने वाले हैं. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इसमें भी हम पैरेलल फील्ड लाइंस का यूज करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होगा मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. देखो ये कैथोड रे मान लो, तो इसमें जो तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाते हो वो तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ CR2. CRT इसका क्या मतलब, ये CRT है, इसके परपेंडिकुलर इसके ये भी प्लेन हो सकता है, बोर्ड का प्लेन भी हो सकता है. इसके परपेंडिकुलर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल मतलब कैमरे की तरफ वाला प्लेन. ठीक है, ये वाला प्लेन. ओके, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है. डायरेक्शन उसकी एक्चुअल ये होती है, मैं बना देता हूँ. इसमें मैग्नेट और बार मैग्नेट या कोयल कुछ भी यूज कर सकते हो, ऑलरेडी बता दिया मैंने.
डायग्राम बना सकते हो बनाना चाहो तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी इसके बीच में, इस तरीके की होंगी। एग्री। ये मैग्नेट हॉरिजॉन्टली रखी गई हैं, मतलब इस प्लेन में रखी गई है। एक मैग्नेट इधर रखी है साउथ पोल वाली, और दूसरी नॉर्थ पोल वाली बोर्ड के उस साइड रखी है। ठीक है, तो जो पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल स्ट्रेट होंगी इसकी तरह। ठीक, अब देखो क्या होगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ और ये देखो कि जो कैथोड रे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, राइट, साउथ से नॉर्थ। तुम एक बार कंफर्म कर लेना। मेरे ख्याल से तो नॉर्थ से साउथ ही करती है, नॉर्थ से साउथ ही है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड रूल लगाना है, मैं इस साइड आ जाता हूँ। फोर्स निकालनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कैमरे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। तो जो डिफ्लेक्शन होगा इस कैथोड रे में वो किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। तो सिंपली जैसे ही इसके रीजन में आएगी ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, यहाँ सेंटर स्पॉट आना चाहिए था, यहाँ पे डिफ्लेक्टेड होके वहां तक पहुंच जाएगी। और इसका कितना डिफ्लेक्शन होगा ये तो मैं निकालना आता है, फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी। एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो क्यू वी बी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं जो डिफ्लेक्शन होने के बाद हो रही है, जो मैंने तुम्हें समझा दिया कि स्क्रीन में वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैसे होगा अगर एसी सिग्नल लेते हैं तो। ठीक है, बस वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक, वहाँ पे हम प्लेट्स यूज़ कर रहे थे, पोटेंशियल यूज़ कर रहे थे फील्ड लाइन जनरेट करने के लिए। यहाँ पे मैग्नेट्स का यूज़ किया गया है। ओके, सो राइट डाउन कर लो। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, डिफ्लेक्शन वैसा ही है। ओके, सो क्या लिखोगे, इसमें लिखो कि जो वी कैन यूज कोयल और बार मैग्नेट्स टू प्रोड्यूस क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in the horizontal direction, इस प्लेन में horizontal direction perpendicular to axis of CRT, direction perpendicular to axis of cathode ray tube. Okay, next point, इलेक्ट्रॉन बीम और कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन बीम और कैथोड रे मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो मूव कर रही है ये स्ट्रेट है, मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन gets deflected in upward or downward direction depending upon Fleming's right
हैंड रूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगी? अगर मान लो तुमने इस फील्ड की इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, मैग्नेट्स की कोइल्स यूज कर रहे हो तो रिवर्स कर सकते हो आराम से। मैग्नेट पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो उसकी डायरेक्शन उधर चली जाएगी, फिर जब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिख लेना कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिफ्लेक्शन, मैग्नीट्यूड और अमाउंट बाय विच इट गेट्स डिफ्लेक्टेड डिपेंड अपॉन QVB। अभी बताया था फोर्स इक्वल्स टू QVB, उसी पे तो डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और डिपेंडिंग ऑन इट्स पोलैरिटी अपवर्ड में होगा वो या डाउनवर्ड में होगा। ओके, सो ये नोट डाउन कर लो। ओके, मैं क्लीन कर रहा हूँ इसे। अब देखो डिफ्लेक्शन सिस्टम तो पढ़ लिया। अब अभी तक मैंने केवल वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन की बात करी, हॉरिजॉन्टल की मैंने नहीं करी। क्यों? वो मैं अब बताता हूँ। डिफ्लेक्शन सिस्टम खत्म। नेक्स्ट टॉपिक टाइम बेस्ड जनरेटर होगा, पर अभी रुको, अभी हेडिंग मत डालना। एक देखो लेक्चर वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कराऊंगा, क्योंकि लेक्चर वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें टाइम बेस्ड जनरेटर और स्वीप जनरेटर करा दूंगा, और CRO का ब्लॉक डायग्राम भी बता दूंगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और लेक्चर बना के उसकी एप्लीकेशंस बता दूंगा। छोटे लेक्चर्स होंगे तो तुम्हारे लिए भी सही है, तुम्हें कॉन्टिन्यूसली बैठ के देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके ओके, टाटा बाय बाय, सी यू इन द लेक्चर नंबर 3।